Hey guys, welcome to my channel VK Communication Mastery Empowering Mission। हमारे चैनल VK Communication मास्टरी एम्पावरिंग मिशन में आप सबों का स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि मैं पिछले 2-3 क्लास से आपका एक सीक्वेंस क्लास लेते आ रहा हूं। हमने अपने पहले क्लास में आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या होते हैं और हमने आपको सब्जेक्ट के बारे में सिखाया, सेंटेंस के बारे में बताया कि सेंटेंस क्या होता है, कैसे एक सेंटेंस को हम फाइंड आउट करते हैं, क्या क्या हमारे पास एक सेंटेंस के लिए क्राइटेरियाज होने चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने सब्जेक्ट की बात की कि एक सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है और कैसे हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को वेरी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आज मैं थोड़ा डीप जाऊंगा और सब्जेक्ट को थोड़ा सा डीपली आपको समझाऊंगा। और अगर आज के क्लास को आप समझ गए तो इतना गाइज इनफ है स्पोकन इंग्लिश में इंटर करने के लिए। सब्जेक्ट का इतना नॉलेज इनफ है। और गाइज सब्जेक्ट के बाद मैं आपका नेक्स्ट क्लास वर्ब पर लेने वाला हूं। तो फिलहाल आज के क्लास को समझते हैं, जो कि मैं सब्जेक्ट पर थोड़ा डीपली अंदर जाकर बात करने वाला हूं। और अगर आप आज के क्लास को फुलफिल कर लेते हैं, अगर आज की क्लास को आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो आई डोंट थिंक दैट कि यू नीड मोर टू नो अबाउट द सब्जेक्ट। ओके, तो अगर आपको स्पोकन इंग्लिश में इंटर करनी है तो इतना सब्जेक्ट का नॉलेज इनफ है। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने क्लास की बात करें और क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो पिछले क्लास में हमने आपको समझाया कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, सब्जेक्ट क्या होते हैं और हम कैसे एक सब्जेक्ट को किसी सेंटेंस से फाइंड आउट करते हैं। अब वो कितने प्रकार से हो सकते हैं, आखिर सब्जेक्ट होते क्या हैं, आज उसकी चर्चा होगी। और मैं काफ़ी शॉर्ट टर्म का यूज करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए लंबा टाइम चाहिए एंड उसके लिए हमें डीपली सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो चलिए आज के क्लास को हम देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। और आज की क्लास को समझ गए तो समझिए आपकी एंट्री स्पोकन में हो गई, क्योंकि इसके बाद हमारे पास वर्ब का कंसिक्वेंसेस बनेगा और सब्जेक्ट और वर्ब के कंसिक्वेंसेस से ही सारे सेंटेंस बनते हैं। एक बार अगर आप सब्जेक्ट को समझ गए और वर्ब को समझ गए तो फिर आप सेंटेंस फ्रेमिंग करना स्टार्ट कर दोगे। और मैं आपको बताऊंगा तरीके कि कैसे कौन सा सब्जेक्ट किसके साथ क्या रिलेशन बनाता है और उसका क्या एग्रीमेंट किसके साथ है और कैसे उसका हम आसानी से अपने शब्दों में यूज कर सकते हैं और कैसे हम अपने स्पोकन को बेहतर बना सकते हैं। और अगर हमें स्पोकन नहीं आती है तो हम एक शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत तो करनी पड़ेगी और आज से आपकी शुरुआत होती है। तो आइए मेरे साथ मेरे मिशन को फुलफिल कीजिए। VK एम्पावरिंग मिशन एंड VK कम्युनिकेशन मास्टरी एम्पावरिंग मिशन का उद्देश्य है आपको सबल बनाना, सक्षम बनाना, आपको एक अच्छा स्पीकर बनाना। तो आइए मेरे साथ जुड़े और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स सी गाइस, today we are going to discuss about subject in little detail way. Okay, so let's start. In the last class we deal about the definition, we deal about that how do we recognize a subject in a sentence. Today we are going to discuss about that what is actually a subject is. तो गाइस आप देखेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज आइदर नाउन और प्रोनाउन। क्या होता है गाइस, इसे दिमाग में डालिए कि कोई भी सब्जेक्ट जो होता है वो आइदर या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। या तो वो नाउन होने के चांसेस है उसके, या तो प्रोनाउन होने के चांसेस है। आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100% सब्जेक्ट जो होते हैं वो या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। इससे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी आप जो अपने डे टू डे लाइफ में या कॉमन बोलचाल में आप जितने भी सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं या अपने राइटिंग में जितने भी प्रकार के सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, या तो वो नाउन होते हैं या तो वो क्या होते हैं गाइस, प्रोनाउन होते हैं। अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे नाउन होते हैं और कैसे प्रोनाउन होते हैं और किस तरह से होते हैं। क्योंकि आप जब जनरली सब्जेक्ट का यूज करते हैं तो आपको नहीं पता चलता है कि ये सब्जेक्ट ये नाउन है या प्रोनाउन है, ये क्या है। लेकिन जो भी हम मेन सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का, उसमें मुख्यतः जो मेन पार्ट होता है वो या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। और कैसे होता है उसको आज हम देखेंगे। आप देख सकते हैं गाइज कि हमने यहाँ फर्स्ट पार्ट में लिखा है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज आइदर नाउन और प्रोनाउन। बच्चों अगर आपके पास कॉपी कलम, अगर आपको बोर्ड में जो लिखा हुआ है वो नहीं दिख रहा है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू
कॉपी कलम लेके बैठे और जो भी मैं बोल रहा हूँ मेरे वोकल को सुनकर आप उसे नोट करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक बार लिख के रख लोगे तो ये आपके लिए एक नोट्स की तरह काम करेगा और आप ही के लिए अच्छा होगा और आप जल्द से जल्द सीख पाओगे, क्योंकि मेमोराइज करने के लिए आपके पास एक नोट्स होना चाहिए। So I hope you understand that it, and now come to the point. And point is that subject of the sentence is either noun or pronoun. एक subject of the जो sentence होता है वो या तो noun होता है या तो pronoun होता है। अब देखिए, अगर वो noun होगा तो कितने रूप से हमारे पास हो सकता है? नाउन होगा तो कितने रूप से हमारे पास हो सकता है? तो हम जानते हैं कि एक नाउन जो होता है वो नेमिंग वर्ड होता है। हर जो भी नाम हम यूज करते हैं वो एक तरह का नाउन है। अब उस नाउन में नेमिंग वर्ड क्या क्या हो सकते हैं? ये इट इज द नेम ऑफ प्लेस हो सकता है, पर्सन हो सकता है, इट इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग हो सकता है। आप कह सकते हैं कि कोई कोई कंडीशन हो सकता है, कोई स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है, आप कह सकते हैं कि कोई क्वालिटी हो सकती है। तो नाउन कई तरह से हमारे सामने आते हैं। जैसे कि हम ये पढ़ते आए हैं या हम पढ़ते हैं कि नाउन के 5 काइंड्स होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, आपका होता है कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 प्रकार के नाउन हमारे पास होते हैं। तो आप मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑब्जर्व करेंगे कि जब कोई नाउन सब्जेक्ट के रूप में आता है तो वे ये 5 के अंदर ही तो होता है ना। अब वो ये 5 के अंदर कैसे होता है आप देख सकते हैं। या तो वो कोई पर्सन हो सकता है, हमारे पास मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो नाउन के रूप में आते हैं, ऐसे तो नाउन प्रोनाउन के रूप में ही आते हैं, तो फिलहाल हम नाउन को समझ रहे हैं। तो जो नाउन के रूप में आते हैं वो या तो पर्सन के रूप में आ सकता है। अब पर्सन के रूप में आएगा तो वो या तो मैन के रूप में आ सकता है, वुमन के रूप में आ सकता है, वुमन के रूप में आ सकता है, और बॉय के रूप में आ सकता है, बॉयज के रूप में आ सकता है, गर्ल्स के रूप में आ सकता है, गर्ल्स के रूप में आ सकता है। यस और नो? अब जो भी मैं बातें कर रहा हूं वो तो कोई पर्सन है ना। यस और नो? अब वो पर्सन के रूप में राम, मोहन, सीता, गीता, रीता, रोहन, राहुल इत्यादि रूप से आ सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे पर्सन के रूप में हम कई बार सब्जेक्ट का प्रयोग हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाते वक्त करते हैं या अपने बोलचाल में करते हैं। अब दूसरा देखिए, कई बार हम प्लेस का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे दिल्ली इज द ब्यूटीफुल सिटी। यस और नो? तो जब हम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम प्लेस का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं। जैसे दिल्ली इज द मोस्ट पॉपुलेटेड, दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दिल्ली का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। तो हम प्लेस का भी इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आ गए, रांची, बोकारो, है कि नहीं। अब इसमें जो भी प्लेसेस हैं, चाहे वो दिल्ली की बात हो, बेंगलोर की बात हो, चेन्नई की बात हो, कोलकाता की बात हो, पटना की बात हो, तो हम प्लेस का इस्तेमाल भी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। अब देख सकते हैं कि थिंग्स, कई बार सब्जेक्ट थिंग्स के रूप में हमारे सामने आते हैं। जैसे वाटर के रूप में आ गया, राइस के रूप में आ गया, ब्रेड के रूप में आ गया। तो ये क्या है? ये थिंग्स है। चेयर के रूप में आ गया, यस और नो? टेबल के रूप में आ गया, शर्ट के रूप में आ गया, पैंट के रूप में आ गया। तो ये क्या है? ये थिंग्स है। उसके बाद आप देख सकते हैं कई बार कंडीशन के रूप में हमारे सामने नाउन आके खड़ा हो जाता है। कई बार हम कंडीशन के रूप में उसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। जैसे कंडीशन के रूप में आप देखेंगे नाउन का इस्तेमाल हम कैसे सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। जैसे इलनेस, इलनेस का इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमैनिटी, चाइल्डहुड, ओके। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम कंडीशन के रूप में भी, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में इलनेस हो गया, ह्यूमैनिटी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, ये कंडीशन, ये स्टेट्स, और इसका इस्तेमाल हम अपने सेंटेंसों में सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। गाइस, फिर हम देखेंगे कि हम कई बार क्वालिटी के रूप में भी नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सब क्या है? ये सब एक इंसान की क्वालिटी है। गुडनेस क्या है? क्वालिटी है। और कई बार हम इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में करते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि नाउन का एक ब्रॉड सेंस है। डीपली समझने के लिए मैं नाउन का एक अलग क्लास लूंगा, उसमें मैं आपको डीपली बताऊंगा, उसके काइंड्स के बारे में बताऊंगा। और अभी आप फिलहाल इतना इस एग्जाम्पल से समझिए कि इन रूपों में हम सब्जेक्ट की तरह एक नाउन का इस्तेमाल करते हैं, और मैक्सिमम जो हम अपने सेंटेंस बनाते हैं उसमें हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। तो आई होप आप नाउन को समझ गए हैं। अब आइए हम प्रोनाउन की बात करते हैं। जब हम प्रोनाउन की बात करेंगे तो जो ज्यादा हम सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जैसे आप आई का इस्तेमाल करते हैं, यू का इस्तेमाल करते हैं, ही सी इट दे का इस्तेमाल करते हैं, आप यू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब जो है आई, ही, सी, यू, इट, ये सारी चीजें पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आती हैं, जिसका हम इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। अब देखिए गाइस, हम लोग कई बार पॉसेसिव प्रोनाउन का भी इस्तेमाल हम लोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। अब क्या होता है पॉसेसिव प्रोनाउन? जैसे माइन का इस्तेमाल करते हैं, योर्स का इस्तेमाल करते हैं, देयर्स का इस्तेमाल करते हैं, यस और नो, आवर्स का इस्तेमाल करते हैं, हर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब पॉसेसिव प्रोनाउन है और कई बार हम सेंटेंसों में इनका इस्तेमाल एक सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। अब आइए देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये सब का भी प्रयोग कई बार हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो ये जो दिस, दैट, दीज, दोज, ये है क्या? ये प्रोनाउन है। ही, सी, इट, आई, यू, वी क्या है? प्रोनाउन है। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे मेरी बात को। उसके बाद आप देखिए कि हम कई बार सब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी प्रयोग करते हैं, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ। तो ये जो हम माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ ये जो करते हैं, ये क्या है? ये भी एक तरह का प्रोनाउन है जिसका इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि गाइस कि हम जो भी चीजें सब्जेक्ट रूप में कर रहे हैं वो या तो नाउन है या तो प्रोनाउन है। उससे बाहर आप जाइए, आज किताब खोल के बैठो और जो जो सब्जेक्ट है पहले उसको अंडरलाइन करो और आप खुद देखोगे तुम कि या तो वो नाउन है या तो वो प्रोनाउन है। उससे बाहर की नहीं होती है सब्जेक्ट। आप देख सकते हैं हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे एवरीबॉडी, समबडी, एवरीवन, समवन। तो ये भी क्या है? ये एक प्रोनाउन है। आप देख सकते हैं हम लोग नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, नन का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है? ये प्रोनाउन है और कई बार हम इसका सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो हमें पता भी नहीं होता कि ये क्या है, लेकिन हम उसको धड़ल्ले से बोल जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास जानकारी होगी तो आप मिस्टेक नहीं करोगे ना, आप इजिली बोल्ड होकर उसका यूज कर सकते हो। तो आपने देखा गाइस कि कैसे नाउन और प्रोनाउन हमारे साथ एक सब्जेक्ट के रूप में जुड़ते हैं और कैसे हम उनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो, आप जाओ आज किताब उठाओ, दुनिया का कोई भी किताब उठा लो, पहले सब्जेक्ट को अंडरलाइन करो, आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। उसका जो मेन सब्जेक्ट होगा, गैस सब्जेक्ट में भी मेन सब्जेक्ट होता है, तो उसमें आप देखोगे कि उसका जो मेन सब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, एक सेंटेंस लेते हैं, द गर्ल इन द रेड टी शर्ट इज माई सिस्टर। वो लड़की जो रेड टी शर्ट में है वो मेरी सिस्टर है। अब अब ये देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो द गर्ल इन द रेड टी शर्ट, क्योंकि सब्जेक्ट की डेफिनेशन हमने आपको बताया था कि जिसके बारे में जो कहा जाए, यानी जिसके बारे में चर्चा की जाए उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ओके, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि उस लड़की की चर्चा की जा रही है जो लाल टी शर्ट में है, तो द गर्ल इन द रेड टी शर्ट ये पूरा सब्जेक्ट है। लेकिन इसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो लड़की है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो मेन सब्जेक्ट लड़की हो गया और पूरा सब्जेक्ट क्या हो गया? द गर्ल इन द रेड टी शर्ट इज माई सिस्टर। वो आपका प्रीडिकेटिव है, वो अलग चीज है। लेकिन आप इतना जानिए कि सब्जेक्ट में भी मेन सब्जेक्ट होते हैं और जो मेन सब्जेक्ट हमारे होते हैं वो या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। आपको समझ में आया गाइस? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें और हमसे जुड़े रहें और क्वेश्चन पूछना ना भूलें, क्योंकि आप जितना क्वेश्चन पूछोगे आप उतना ही सीखोगे। चलिए, आप भली बात समझ गए होंगे कि नाउन कितने रूप में हमारे पास सब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं, प्रोनाउन कितने रूप से आ सकता है। अब हम जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पर्सन, जो कि एक प्रोनाउन का ही पार्ट है, पर्सन।
इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पर्सन, इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये पर्सन होते क्या है? ये पर्सन प्रोनाउन के पार्ट होते हैं। इस पर्सन में हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो पर्सन होते हैं ये किसी व्यक्ति की बात करते हैं कि एक व्यक्ति आपके सामने में कितने रूप में आ सकता है। तो पर्सन का कहना है, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी, पर्सन का कहना है कि कोई भी पर्सन हमारे सामने 3 तरीके से आ सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब क्वेश्चन उठता है कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? तो जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और जो सुनने वाला होता है, जो लिसनर होता है, स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन। और जो सुनने वाला होता है स्पीकर, जो सॉरी गाइस, जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। जो लिसनर होता है, जो सुनने वाला होता है, वो सेकंड पर्सन होता है। और जो बाकी जो बच गए वो थर्ड पर्सन होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पर्सन, जो कि प्रोनाउन का पार्ट है, जिसमें हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन कितने पर्सन के रूप में होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास 3 पर्सन के रूप में होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं बोलने वाले को, स्पीकर। जैसे आई, वी। आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर फॉर्म है और वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म है। आई मतलब होता है बच्चों मैं, और वी मतलब होता है हम और हम लोग। जब बोलने वाला अकेला हो तो आई का इस्तेमाल करेंगे, और जब वो हम या हम लोगों के सेंस में बात कर रहा हो एज ए सब्जेक्ट के रूप में, तो हम वी का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड पर्सन जो होते हैं वो लिसनर होते हैं, वो सुनते हैं, तो उसमें यू और यू का प्रयोग किया जाता है। उसका सिंगुलर फॉर्म भी यू होता है, तुम, और प्लूरल फॉर्म यू होता है, तुम और तुम लोग। कुछ साल पहले सिंगुलर फॉर्म के रूप में आप अगर पुराने इंग्लिश को, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर को पढ़ोगे तो उसमें 2 के रूप में, जो यू है उसको 2 के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया। आप सिंगुलर फॉर्म में भी यू का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी यू का इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड पर्सन, बाकी जो बच गया, बोलने वाले और सुनने वाले को छोड़कर जो भी बच गया वो थर्ड पर्सन है बच्चों। अब उसमें देखिए क्या क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, सी आ जाएगा, इट आ जाएगा, किसी का नाम आ जाएगा, और दे आ जाएगा। तो ही, सी, इट किसी का नाम, ये सिंगुलर फॉर्म है थर्ड पर्सन के, और दे इसके प्लूरल फॉर्म है, वे और वे लोग। तो हर पर्सन 2 भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट पर्सन भी 2 भागों में बटा हुआ है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड, सिंगुलर और प्लूरल भागों में। सेकंड पर्सन भी 2 भागों में है, singular and plural. Same, third person is also divided into 2 categories. One is the singular, another is the plural. अब देखिए बच्चों, फर्स्ट पर्सन में जो 2 भाग है उसमें सिंगुलर में आई का इस्तेमाल करते हैं, आई मतलब मैं, और उसके प्लूरल फॉर्म में वी का इस्तेमाल करते हैं, वी मतलब हम लोग। और सेकंड पर्सन में सिंगुलर फॉर्म में यू का इस्तेमाल करते हैं, यू मतलब तुम, उसके प्लूरल फॉर्म में यू का इस्तेमाल करते हैं, तुम और तुम लोग के रूप में। थर्ड पर्सन में बच्चों सिंगुलर फॉर्म में ही, सी, इट का प्रयोग करते हैं। ही मतलब होता है वह, पुरुषों के लिए। अगर मेल ग्रुप है तो उसके लिए ही का इस्तेमाल करेंगे, वह के लिए। और सी अगर फीमेल ग्रुप है तो, अगर महिलाओं का ग्रुप है तो सी का इस्तेमाल करेंगे, वह के लिए। और बच्चों इट का प्रयोग करते हैं, किसी का नाम का प्रयोग करते हैं, राम, सीता, गीता, लेकिन वन सिंगुलर फॉर्म में। और बच्चों इसका प्लूरल फॉर्म होता है दे मतलब वे और वे लोग। और बाकी दुनिया की जितनी चीजें बच गई बच्चों वो थर्ड पर्सन के अंदर ही आती हैं। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर में आएंगी, अगर प्लूरल है तो प्लूरल में आएंगी। तो बच्चों अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको पर्सन को जानना है तो मेरा एक ही मंत्र है, अपने आप को फर्स्ट पर्सन समझो, और दूसरे जो तुम्हारे सामने खड़ा है उसको सेकंड पर्सन समझो, और दुनिया की जो चीजें बच गए उसे थर्ड पर्सन समझो। फर्स्ट और सेकंड पर्सन बच्चों फिक्स है, लेकिन थर्ड पर्सन फिक्स नहीं है, क्योंकि दुनिया की अनंत चीजें थर्ड पर्सन में आती हैं। जैसे जब ये बोलते हैं मारकर, जब ये बोलेंगे बच्चों मारकर तो ये सिंगुलर थर्ड पर्सन में आएगा। जब ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा मार्कर्स तो ये प्लूरल थर्ड पर्सन में आएगा। जब हम इस्तेमाल करेंगे बोर्ड तो ये सिंगुलर थर्ड पर्सन में आएगा। जब बोलेंगे बोर्ड्स तो वो प्लूरल थर्ड पर्सन में आएगा। जब बोलेंगे बॉय सिंगुलर थर्ड पर्सन में आएगा। जब बोलेंगे बॉयज तो प्लूरल थर्ड पर्सन में आएगा। जब बोलेंगे गर्ल सिंगुलर थर्ड पर्सन में आएगा। जब बोलेंगे गर्ल्स प्लूरल थर्ड पर्सन में आएगा। जब बोलेंगे मोबाइल का अगर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो ये सिंगुलर थर्ड पर्सन में आएगा। बोलेंगे मोबाइल्स
तो ये प्लूरल थर्ड पर्सन में आएगा। बच्चों आई होप आप समझ गए होंगे कि अपने को फर्स्ट पर्सन समझो, दूसरे को सेकंड पर्सन समझो, और तीसरे जो दुनिया की तमाम चीजें बच गई, चाहे वो चेयर हो, टेबल हो, डोर हो, विंडोज हो, रूफ हो, फैन हो, पेन हो, पेंसिल हो, रबड़ हो, कॉपी हो, कलम हो, कुछ भी हो, जो भी बच गया बच्चों वो थर्ड पर्सन में है। अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर रूप है, और अगर वो प्लूरल फॉर्म में है तो वो थर्ड पर्सन का प्लूरल रूप है। तो आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, आज आपने सब्जेक्ट को डीपली समझा होगा, और आई होप आइंदा से आप सब्जेक्ट को समझने में भूल नहीं करेंगे। आपका क्लियर हो चुका होगा कि हर सब्जेक्ट या तो नाउन कैटेगरी में या तो प्रोनाउन कैटेगरी में। इसे जानने के लिए हमें डेफिनेशन पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन मैंने जो आपको एग्जांपल बताया है वो एग्जांपल आपको बहुत काम करेगा ये पकड़ने में कि ये सब्जेक्ट नाउन है या प्रोनाउन है। हमने आपको ये भी बताया कि एक सेंटेंस में बड़े बड़े सब्जेक्ट भी होते हैं, लेकिन उसका जो मेन, उस बड़ा सब्जेक्ट में भी जो मेन सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। आज हम लोगों ने पर्सन के बारे में भी जिक्र किया कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से होते हैं उसको भी हमने डिस्कस किया। तो आई होप यू लर्न इट ऑल। अगर आपको कहीं कुछ दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ लगता है कि मैं और बेहतर कर सकता हूं तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं गाइस। अगला क्लास गाइस मैं वर्ब का लेके आने वाला हूं, क्योंकि स्पोकन के लिए 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं सेंटेंस फ्रेमिंग करने के लिए। एक तो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, और दूसरा नॉलेज ऑफ वर्ब, और तीसरा समय के साथ नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ कंप्लीमेंट और नॉलेज ऑफ अदर वर्ड, वो खुद ब खुद आ जाता है। लेकिन मैं सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का भी आपका क्लास लूंगा, जिसमें मैं ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल से बात करूंगा, और आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कितने तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, किसे ऑब्जेक्ट कहेंगे और किसे ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। तो इन सब चीज़ों पर भी हम आगे के क्लास में बात करने वाले हैं। पहले मेरा उद्देश्य आपको सेंटेंस फ्रेमिंग सिखाना, और वो तभी मैं सिखा सकता हूं जब आपको सब्जेक्ट और वर्ब क्लियर हो, माइंडसेट क्लियर हो, और आपको सब्जेक्ट वर्ब में डाउट ना हो। एक बार सब्जेक्ट वर्ब आपका क्लियर हो गया, जो सेंटेंस के रूप में जिस रूप में सब्जेक्ट वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, फिर आपके लिए गाइज सेंटेंस फ्रेमिंग करना बहुत आसान हो जाएगा, और मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इजी तरीके से कैसे सेंटेंस फ्रेमिंग कर सकते हैं। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए सब्जेक्ट और एक नए टॉपिक के साथ। तो हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर योर हेल्थ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूं और आपके जीवन को आसान कर सकूं, और मेरा जो मिशन है आपको इंग्लिश सिखाना, मैं उसे फुलफिल कर सकूं। सो बाय।